Good morning, all of you. My name is Aarti Barkhane, and today I will taking class of FYN subject in that therapeutic respiratory care and deep breathing and coughing exercise procedure. So shall we start? मेनली हमारा प्रोसीजर है डीप ब्रीथिंग एंड कफिंग एक्सरसाइज, लेकिन उसके पहले मैं आपको ये समझाना चाहती हूँ कि हमें प्रोसीजर करने के पहले एक थेरापेटिक जो वर्ड है उसका मीनिंग आप लोग समझ लीजिए। थेरापेटिक वर्ड का मीनिंग होता है टू क्योर ऑफ पेशेंट और इलनेस। हम पेशेंट की क्योर करें और उसे इलनेस से बचाएं, ये मीन होता है थेरापेटिक का। अब थेरापेटिक रेस्पिरेटरी केयर का मीन क्या होता है जनरली? जो पेशेंट रिलेटेड टू रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम है उससे हमें पेशेंट को क्योर करना और इलनेस को प्रिवेंट करना है। थेरापेटिक नर्स आर समटाइम इन्वॉल्व इन डेवलपमेंट, क्लिनिकल एप्लीकेशन एंड मॉनिटरिंग ऑफ न्यू डायग्नोस्टिक एंड थेरापेटिक प्रोसीजर्स। जो थेरापेटिक नर्स होती है वो किस में इन्वॉल्व रहती है? डेवलपमेंट में, क्लिनिकल एप्लीकेशंस में, जो भी प्रोसीजर्स वगैरह करते हैं, मॉनिटरिंग ऑफ न्यू डायग्नोस्टिक्स, जो भी डायग्नोस्टिक है उसको मॉनिटरिंग करना, जैसे पेशेंट में न्यू कंप्लेंट्स होना, एंड थेरापेटिक प्रोसीजर, पेशेंट को केयर से रिलेटेड जो भी प्रोसीजर होता है। इसका एम क्या होता है? एम टू इम्प्रूव हेल्थ एंड प्रिवेंट डिसीज एंड कोलैबोरेट इन द इन्वेस्टिगेशन इन इन्वॉल्विंग पेशेंट विथ लंग डिसीज़। इसका एम होता है कि पेशेंट की हेल्थ को इम्प्रूव करना, प्रिवेंट डिसीज़ करना मतलब डिसीज़ से बचाव करना, एंड कोलैबोरेट इन द इन्वेस्टिगेशन, जो क्या करता है? इन्वेस्टिगेशन में मदद करता है जो पेशेंट लंग डिसीज से सफ़र करता है। राइट डाउन द डेफिनेशन ऑफ थेरापेटिक नर्सिंग केयर। ओके, आपको थेरापेटिक नर्सिंग केयर का मतलब समझ में आ गया। देन स्टार्ट व्हाट इज़ रेस्पिरेटरी केयर। रेस्पिरेटरी केयर हमारे लिए क्यों ज़रूरी है? आप सबको पता होगा कि हमारे लिए ऑक्सीजन कितना इम्पोर्टेंट है। अगर हमें ऑक्सीजन नहीं मिले तो हम अपनी लाइफ सर्वाइव नहीं कर सकते। एज वी ऑल नो, एयर, वाटर एंड फूड आर 3 एसेंशियल पार्ट ऑफ लाइफ। एयर, वाटर और फूड हमारे लिए बहुत ज़रूरी होता है, और एंड ऑक्सीजन द मोस्ट इम्पोर्टेंट कंपोनेंट ऑफ एयर। एयर में ऑक्सीजन बहुत इम्पोर्टेंट कंपोनेंट होता है, और इट इज़ यह वाइटल ऑर्गन को एग्जिस्ट करने के लिए इम्पोर्टेंट होता है। हमारा वाइटल ऑर्गन रन करने के लिए हमें ऑक्सीजन की ज़रूरत होती है। थेरापेटिक रेस्पिरेटरी नर्सिंग केयर अप्लाई साइंटिफिक प्रिंसिपल टू प्रिवेंट, आइडेंटिफाई एंड ट्रीट एक्यूट और क्रॉनिक डिसफंक्शन ऑफ रेस्पिरेटरी सिस्टम। थेरापेटिक रेस्पिरेटरी नर्सिंग केयर किस लिए ज़रूरी होता है? ताकि हम जो भी डिसीज़ है या प्रॉब्लम है उसका आइडेंटिफाई करें एंड उसका ट्रीटमेंट करें। अब वो एक्यूट भी हो सकता है, क्रॉनिक भी हो सकता है। किससे रिलेटेड? रेस्पिरेटरी सिस्टम से रिलेटेड। देन है हमारा थेरापेटिक रेस्पिरेटरी केयर। थेरापेटिक रेस्पिरेटरी केयर हमको समझ में तो आ गया है कि थेरापेटिक रेस्पिरेटरी केयर होता क्या है, लेकिन हम इसे किस तरीके से करते हैं ये देखिए। सबसे पहले हम इसमें असेस करेंगे, पेशेंट की जनरल कंडीशन असेस करेंगे, फिजिकल एग्जामिनेशन करेंगे कि उसकी कंडीशन कैसी है। देन उसको इसके बारे में एजुकेट करेंगे कि उसको किस टाइप की प्रॉब्लम है। देन हम ट्रीटमेंट प्लान करेंगे, किससे रिलेटेड? रेस्पिरेटरी से रिलेटेड, लंग्स प्रॉब्लम से रिलेटेड। सेकेंड है अपना, जब हम थेरापेटिक रेस्पिरेटरी केयर प्रोवाइड करते हैं तो हम क्या करते हैं? देखिए, थेरापेटिक रेस्पिरेटरी केयर वर्क टू एवेल्यूएट, ट्रीट। सबसे पहले अगर थेरापेटिक रेस्पिरेटरी केयर कर रहे हैं तो हम पहले इवेल्यूएट करेंगे, किसके लिए? ट्रीटमेंट के लिए। एंड केयर फॉर द पेशेंट विथ लंग डिसीज़ और रेस्पिरेटरी। हम पेशेंट की केयर करेंगे किससे रिलेटेड? उसको लंग्स की प्रॉब्लम हो या रेस्पिरेटरी। जैसे आप लोगों ने देखा होगा किसी पेशेंट को अस्थमा होता है, सांस लेने में दिक्कत होती है, COPD होता है। COPD मतलब क्रॉनिक ऑब्स्ट्रक्टिव पल्मोनरी डिसीज़। इसमें क्या होता है? पेशेंट ठीक से रेस्पिरेशन नहीं कर पाता है। अगर किसी पेशेंट को रेस्पिरेशन से रिलेटेड प्रॉब्लम हो रही है तो उसमें जो मेनली साइन एंड सिम्टम्स होते हैं और किन कारणों से, तो वो देखिए। सबसे पहले है कफ एंड स्पूटम, सेकेंड है ब्रीथलेसनेस, थर्ड है चेस्ट इलनेस, फोर्थ है स्मोकिंग, फिफ्थ है ऑक्यूपेशनल हिस्ट्री। कफ एंड स्पूटम
अगर किसी पेशेंट को एक्सेसिव कफ एंड स्पूटम उसके लंग्स में डिपॉजिट होगा तो उससे क्या होगा, वो ठीक से रेस्पिरेशन या ब्रीथ प्रॉपर नहीं कर पाएगा। ब्रीथलेसनेस, अगर उसको कुछ प्रॉब्लम हो रही है, कुछ डिसीज़ हो रही है जिसके कारण वो सांस नहीं ले पा रहा है। चेस्ट इलनेस, मान लो उसको चेस्ट इंजरी है, पस फॉर्मेशन हो गया है जिसके कारण उसको चेस्ट में इलनेस हो रही है जिसके कारण वो ठीक से प्रॉपर रेस्पिरेशन की प्रोसेस नहीं कर पा रहा। स्मोकिंग, आप सबको पता है स्मोकिंग करने से क्या होता है कि जो एक्स्ट्रा प्रोडक्ट होता है वो हमारे लंग्स में जाकर जमा हो जाता है जिसके कारण क्या होता है कि लंग्स की जो इनहेल करने की कैपेसिटी है वो कम हो जाती है। ऑक्यूपेशनल हिस्ट्री, आप लोगों ने देखा होगा कि कुछ मरीज ऐसे होते हैं जो कंप्लेन करके आते हैं कि हमें सांस लेने में दिक्कत हो रही है। अगर उनसे पूछते हैं उनकी हिस्ट्री तो वो लोग ऐसे फैक्ट्रीज में काम करते हैं जहाँ पर धूल के कण, स्मॉल कण जो है वो इनहेल कर लेते हैं जिसके कारण क्या होता है वो लंग्स में जाके जमा हो जाता है जिससे उनको यह दिक्कत होती है। जैसे एस्बेस्टोन्स की कंपनी रहती है, उसमें एस्बेस्टोन के छोटे छोटे कण क्या होते हैं नोज के थ्रू हमारे लंग्स में जमा हो जाते हैं जिसके कारण क्या होता है धीरे धीरे लंग्स की कैपेसिटी कम होने लगती है। नेक्स्ट है हमारा फिजिकल असेसमेंट। अगर हमको रेस्पिरेटरी केयर देना है तो उसके पहले हम उसका असेसमेंट करेंगे। असेसमेंट करने से पहले हम देखेंगे कि उसमें क्या हो रहा है, कैसे क्या दिक्कत है, मतलब पूरा उसको फिजिकली असेस करेंगे कि उसमें किस टाइप की कंडीशन हो रही है। अगर ब्रीथिंग ले रहा है तो 1 मिनट में कितने टाइम्स ले रहा है। सबसे पहले देखिए जनरल अपीयरेंस में हम देखेंगे कि किसी किसी पेशेंट को मिड रहती है, किसी किसी को मॉडरेट रहती है, किसी को सीवियर रहती है। सीवियर रहती है तो वो बिल्कुल सांस नहीं ले पाता है, मॉडरेट रहती है तो वो कम सांस लेता है, और मिल्ड रहती है तो वो मिल्ड तरीके से सांस ले लेता है। सेकेंड है वाइटल साइन में हम उसका वाइटल्स ऑर्गन की एक्टिविटी चेक करेंगे। चेस्ट इंस्पेक्शन में हम उसको चेस्ट में इंस्पेक्शन करके देखेंगे। उसका ब्रीथ साउंड चेस्ट करेंगे थ्रू हेल्प ऑफ स्टेथोस्कोप। पल्पेट करके देखेंगे कि कहीं पर उसको नॉड वगैरह गिठान वगैरह तो नहीं। बेड साइड असेसमेंट में आता है कि अगर किसी पेशेंट को ऑक्सीजन उसकी बॉडी में ऑक्सीजन की कमी हो रही है तो हम उसको कैसे चेक करेंगे, थ्रू SpO2 मीटर। ये एक ऐसा मीटर होता है जिसमें हम पेशेंट को अटैच कर देते हैं जिससे हमको पता चलता है कि उसकी बॉडी में कितनी ऑक्सीजन जा रही है। जैसे कि नॉर्मल कितना होना चाहिए, 90 होना चाहिए। अगर पल्स ऑक्सीमीटर लगा 90 से कम मिली हमको उसके बॉडी में ऑक्सीजन, तो हमको पता चल जाएगा कि इसकी बॉडी में ऑक्सीजन की कमी हो रही है। मेन आपका ये प्रोसीजर है। मैंने आपको थेरापेटिक नर्सिंग रेस्पिरेटरी केयर इसलिए बताया है क्योंकि आपको पता चले कि अगर हम प्रोसीजर करने जा रहे हैं तो हमें किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए। इस प्रोसीजर को आप राइट डाउन कर लेना। जब आपका कॉलेज स्टार्ट होगा तो आपको ये प्रोसीजर करके दिखाया जाएगा। ओके, हमारा प्रोसीजर है डीप ब्रीथिंग एंड कफिंग एक्सरसाइज। आपको सुनने में समझ में आ रहा होगा डीप ब्रीथिंग एंड कफिंग एक्सरसाइज का मतलब क्या होता है। डीप ब्रीथिंग मतलब डीप हमको ब्रीथ करना है, एंड कफिंग मतलब जो भी स्पूटम आ रहा है, जो भी स्पूटम एक्स्ट्रा प्रोडक्ट है उसको थ्रू आउट करना। आप लोग डेफिनेशन देख लीजिए डीप ब्रीथिंग एंड कफिंग एक्सरसाइज की। डेफिनेशन बहुत इजी है, बोलने से समझ में आ रहा है। डीप ब्रीथिंग एंड कफिंग एक्सरसाइज, इसका मतलब क्या हो सकता है कि हम एक्सरसाइज करते हैं किसके लिए, डीप ब्रीथिंग के लिए, ताकि जो हमारे लंग्स की कैपेसिटी है वो बढ़े। देखिए, डीप ब्रीथिंग एंड कफिंग एक्सरसाइज में बी डिफाइन एज दिस एक्सरसाइज विल हेल्प योर ब्रीथिंग, क्लियर योर लंग्स एंड लोअर रिस्क ऑफ निमोनिया। जैसे किसी पेशेंट को सर्जरी होती है या फिर उसको सांस लेने में दिक्कत होती है, उसके लंग्स में, जो मैं आपको ऊपर बताया था कि कफिंग प्रॉब्लम, ब्रीथलेसनेस होता है, तो हम उसको मेनली ये एक्सरसाइज करवाते हैं। क्यों? क्योंकि हम लंग्स की कैपेसिटी को बढ़ाते हैं। लंग्स क्लियर योर लंग्स मतलब अगर लंग्स जैसे कि वो डीप ब्रीथ करेगा तो उसकी लंग्स की कैपेसिटी बढ़ेगी, तो उसके लंग्स क्या होंगे, क्लियर होंगे। एंड लोअर रिस्क ऑफ निमोनिया का जो रिस्क है उसको कम करने के लिए। ब्रीथ डीपली एंड कफ एवरी हावर वाइल अवेक
फॉर द फर्स्ट 2-3 days आफ्टर सर्जरी। जैसे किसी पेशेंट की सर्जरी होती है तो वो एकदम सर्जरी के बाद नहीं, हम उसको 2-3 days बाद यह जो डीप ब्रीथ और कफ की एक्सरसाइज करवाएंगे। क्यों? इससे क्या होता है कि जो लंग्स की कैपेसिटी वो बढ़ती है। नहीं तो क्या होता है कि पेशेंट को हमेशा ही प्रॉब्लम रहती है कि वो ठीक से सांस नहीं ले पाता है। आई थिंक आपको डेफिनेशन इजीली समझ आ गई होगी। डेफिनेशन में कुछ नहीं है, डेफिनेशन में इतना ही है कि हमको डीप ब्रीथ लेना है, जिससे क्या होता है कि लंग्स है वो क्लियर हो जाते हैं और हमें जो आगे जाके जो प्रॉब्लम होने वाली है उससे हमको पहले ही क्योर मिल जाता है या प्रिवेंट कर लेते हैं। इसलिए हम ये एक्सरसाइज करवाते हैं। अब इसके पर्पस देखिए। पर्पस है इसके मूव एयर डाउन टू द बॉटम एरिया ऑफ द लंग्स। हमारा मेन पर्पस क्या रहता है, जो लंग्स का बॉटम एरिया है, अपर एंड लोअर, जो बॉटम एरिया है वहाँ तक हमको ऑक्सीजन पहुँचाने के लिए। ओपन अप द एयर पासेज एंड मूव टू द म्यूकस आउट। कफिंग इज ऑल्सो ईजियर। जब हम ये एक्सरसाइज करते हैं तब हम क्या करते हैं, एयर पासेज इनटू मूव द म्यूकस आउट। अगर एयर पास होती है तो क्या करता है वो लंग्स को म्यूकस आउट करने के लिए करवाता है, ताकि क्या होता है कि अगर सांस लेते तो म्यूकस वो आउट होता है और कफिंग ईजियर होती है। आप लोगों ने देखा होगा कि डीप ब्रीथ कर जो पेशेंट रहते हैं उनको कफिंग करवाते हैं, फिर कफ जो एक्सक्रीट होता है उसको मूव आउट कर देते हैं, जिसके कारण क्या होता है लंग्स जो है क्लियर हो जाता है। हेल्प्स द ब्लड एंड ऑक्सीजन सप्लाई टू द योर लंग्स, बूस्टिंग सर्कुलेशन। ये क्या करता है कि जो ब्लड है और ऑक्सीजन है वो लंग्स में ठीक से प्रोवाइड हो जाता है, जिसके कारण क्या होता है जो ब्लड सर्कुलेशन है वो ऑल ओवर बॉडी में वो प्रॉपर हो जाता है। लोअर द रिस्क ऑफ लंग कॉम्प्लिकेशंस सच एस निमोनिया एंड इन्फेक्शन। अगर हम डीप ब्रीथिंग एंड कफिंग एक्सरसाइज करवाते हैं आफ्टर सर्जरी और हैवी म्यूकस प्रोडक्ट होने के बाद, तो ये क्या करता है कि ये लंग्स की जो कॉम्प्लिकेशन है उसको कम करता है, जैसे कि निमोनिया या इन्फेक्शन होने से बचाता है। अगर हम आप कुछ सपोज कीजिए अगर बॉडी में म्यूकस और ये एक्स्ट्रा प्रोडक्ट लंग्स में जमा रहेगा तो वो कितना नुकसान करेगा, इन्फेक्शन कॉज करेगा और उसको हो सकता है निमोनिया हो जाए, आगे चल के कुछ और बड़ी प्रॉब्लम हो जाए, पस फॉर्मेशन हो जाए, उसका चेस्ट ड्रेनेज करना पड़े। तो इससे बचने के लिए हम ये एक्सरसाइज करवाते हैं। टू प्रिवेंट लंग प्रॉब्लम आफ्टर सर्जरी। जैसे सर्जरी करने के बाद क्या होता है, मैं मोस्टली पेशेंट ये कंप्लेंट करते हैं कि वो ठीक से सांस नहीं ले पा रहे, तो आफ्टर 2-3 days हम उन लोगों को एक्सरसाइज करवाते हैं, जिसके कारण क्या होता है कि वो ठीक से सांस ले पाते हैं, ब्रीथ कर पाते हैं और डिसीज से बच जाते हैं जो आगे होने वाली, जैसे मैंने आपको ऊपर बताया निमोनिया एंड इन्फेक्शन। आई होप आपको पर्पस में कोई डाउट नहीं है। नेक्स्ट है प्रोसीजर। मैं आपको आगे इसकी इमेज भी बताऊंगी कि कौन सा इंस्ट्रूमेंट हम यूज़ करते हैं और किस पोजीशन में हम डीप ब्रीथिंग एंड कफिंग एक्सरसाइज करते हैं। आपको इमेज आगे शो होगी। अभी आप ये देखिए प्रोसीजर। सबसे पहले अगर हम प्रोसीजर करने जा रहे हैं तो हम पहले पेशेंट और उसके फैमिली मेम्बर को इस प्रोसीजर के बारे में एक्सप्लेन करेंगे। एक्सप्लेन क्यों करते हैं हम, क्योंकि अगर हम पेशेंट के ऊपर प्रोसीजर करने जा रहे हैं तो पेशेंट को पता होना चाहिए, क्लाइंट को पता होना चाहिए, उसके फैमिली मेम्बर्स को पता होना चाहिए और उसके बेनिफिट्स को भी हमको बताना चाहिए कि इससे क्या होता है। जैसे कि मैंने आपको पर्पस बताया, तो ये पर्पस उसके बेनिफिट्स हैं। आपको ये पेशेंट और उसके फैमिली मेम्बर को एडवाइस करना है कि अगर आप ये एक्सरसाइज करेंगे तो इसका क्या क्या बेनिफिट है। तो पेशेंट क्या होता है ईजिली जल्दी से मोटिवेट हो जाता है और आपको इतना एफर्ट भी नहीं डालना पड़ता है। सबसे पहले हमने उसको एक्सप्लेन कर दिया। देन गेट पेशेंट टू अ कंफर्टेबल पोजीशन सच एज सिटिंग पोजीशन और फाउलर पोजीशन। जैसे कि कोई पेशेंट ठीक से बैठ सकता है लेकिन कोई पेशेंट ऐसा होता है कि वो बैठ नहीं पाता है, तो हम उसको फाउलर पोजीशन प्रोवाइड करेंगे। प्लेस योर हैंड ऑन योर स्टमक, टेक अ डीप ब्रीथ इन थ्रू योर नॉइस। पेशेंट को एक्सप्लेन करना है कि आपको अपने जो हैंड्स है वो स्टमक पे रखना है, टेक डीप ब्रीथ लेना है थ्रू अ नोज के थ्रू उसको डीप ब्रीथ लेना है, नॉट अ माउथ। कुछ क्या रहता है माउथ से डीप ब्रीथ कर लेते हैं, लेकिन पेशेंट को एक्सप्लेन करना है कि आपको थ्रू अ नोज के थ्रू आपको डीप ब्रीथ लेना है।
कंटिन्यू until योर लंग्स फील फुल ऑफ एयर। पेशेंट को जब तक सांस लेना है तब तक उसके लंग्स एयर से फुल फिल ना हो जाए। ये आप लोग भी मैं आपको पढ़ा रही हूँ, लेकिन ये आप लोग भी ट्राई कीजिए। जैसे कि आप बैठिए, सिटिंग पोजीशन पे एकदम स्ट्रेट बैठिए और अपने जो हाथ है वो अपने स्टमक पे रखिए और नोज़ के थ्रू डीप ब्रीथ लीजिए जब तक आपके लंग्स फुलफिल एयर से फुलफिल ना हो जाए। एंड यू नोटिस योर स्टमक पुशिंग अगेंस्ट योर हैंड। अब आपको नोटिस करना है कि आपका जो अपन सांस लेते हैं तो हमारा स्टमक भी थ्रू आउट हो जाता है, थोड़ा बड़ा हो जाता है। तो आपको चेक करना है, पुश करके देखना है कि हाँ अब मेरे इसमें जगह है कि नहीं। अब उसके बाद क्या करना है, स्लोली ब्लो एयर आउट इन वन लॉन्ग्स। स्लो ब्रीथ थ्रू पोस्ट लिप्स व्हेन यू ब्रीथ आउट। कॉन्क्रेंट यू मेकिंग योर स्टमक सिंक इन रिपीट स्टेप 1 to 3 टाइम्स। उसके बाद स्लोली जो एयर है वो थ्रू आउट करना है, एक बार में स्लो आपको आउट करना है। व्हेन ब्रीथ आउट कॉन्क्रीट योर स्टमक सिंक इन। जब आप ब्रीथ आउट कर रहे हैं तो आपको देखना है कि आपका स्टमक है वो सिंक हो रहा है या नहीं। जो ये प्रोसीजर है उसको कम से कम 1 to 3 टाइम्स कंप्लीट करना है। कंप्लीट 5 ब्रीथिंग साइकिल्स। आपको एक बार में 3 बार करना, और ये जो साइकिल है उसको 5 बार करना है। मतलब आपको दिन में कम से कम 4 से 5 बार ये साइकिल करना है और एक बार में 2 से 3 बार ये प्रोसीजर करना है। Take another deep breath, hold for 3 seconds, then huff out 3 times. Huffing in a short, sharp pant like presenting to create a mist of pan of glass. On the third huff, cough deeply from lungs, not the throat. देखिए उसके बाद क्या करना है आपको, आपको एक बार और सांस लेना है, 3 सेकंड तक उसको रोकना है। यही आपको प्रोसीजर 3 टाइम तक करना है। उसके बाद आपको हफिंग इन अ शॉर्ट शार्प पेंट लाइक प्रेटेंटिंग क्रिएटिंग मिस्ट पेन मतलब आपको स्पूटम कप लेना है। उसके बाद उसमें जो आपको जितना भी म्यूकस सिक्रेट हो रहा है उसको उस कप में, जो स्पूटम कप है उसमें थ्रू आउट करना है। उसके बाद ये जो स्टेप्स है इसको रिपीट 2 to 4 टाइम टू कंप्लीट 5 कपिंग एक्सरसाइज। ये जो आपको ये जो प्रोसीजर है उसको 2 से 4 बार करना है। जैसे कि कोई पेशेंट रहता है वो 1-2 बार में थक जाता है तो उसको एकदम से नहीं करवाना है, हमको रुक रुक के करवाना है। जैसे कि हमने 5 मिनट में ये करवा लिया, 10-15 मिनट बाद हम वापस उसके पास गए और उनको ये एक्सरसाइज करवाई। आपको यह एक्सरसाइज है वो 5 टाइम तक करना है। Until you walking, this exercise should be done every hour while awake। जैसे कि आपका पेशेंट चल फिर सकता है या फिर ठीक से बैठ सकता है तो उससे ये एक्सरसाइज क्या करना है, एवरी आवर। मतलब उसको जब वो उठता है तो उसको हर घंटे में ही एक्सरसाइज करवाना है। ये देखिए जैसे कि आपका पेशेंट बैठ सकता है तो सबसे पहले उसको सिट और स्टैंड योर एल्बो स्लाइटली बैक। आप एब्डोमेन पे भी रख सकते हैं और पेशेंट के एल्बो स्लाइटली बैक भी रख सकते हैं। पेशेंट को एकदम स्ट्रेट बैठने को बोलना है। इनहेलर डीप ब्रीथ, पेशेंट को बोलना है कि आप डीप ब्रीथ रहें। थर्ड उसको होल्ड योर ब्रीथ, मतलब 3 सेकेंड के लिए इसको रोक के रखना है, फिर वापस एक्सेल करना है और फिर कफिंग करके स्पूटम कफ में कफ आउट करना है म्यूकस। ये है स्पायरोमीटर। ये मीटर से हम क्या करते हैं, आप इसमें 3 बॉल्स देख रहे हैं, इसमें दिख रहा है आपको 3 बॉल्स। सबसे पहला रेड है, फिर येलो है, फिर ब्लू है। जैसे कि हम पेशेंट आफ्टर 2 to 3 डेज उसको बोलते हैं कि आप धीरे धीरे डीप एकदम प्रेशर से ना करें, जैसे प्रेशर से एक्सहेल ना करें। इनहेल तो कर लिया उसने, इनहेल करने के बाद उसका पाइप, ये जो ग्रीन कलर का पाइप दिख रहा है ये पेशेंट के माउथ में इंसर्ट कराएंगे, जैसे कि आप ये देख रहे हैं। देखें पेशेंट ने ऐसे रख के रखा है। उसके बाद हम उनको बोलेंगे कि आप एक्सहेल करिए। तो उसमें देखिए आप ये जो रेड वाला
बॉल है वो ऊपर तक चले गया, येलो वाला थोड़ा कम ऊपर तक गया, और ये ब्लू वाला है वो नीचे ही है। इसमें हम पेशेंट की कैपेसिटी देखते हैं, जिससे हमको पता चलता है कि उसके लंग्स की कितनी कैपेसिटी है। अगर उसकी ने ये नीली बॉल भी उठा दी तो हम देखेंगे कि उसका लंग्स एकदम क्लियर है, एकदम अब पूरे प्रॉपर वर्किंग कंडीशन में है। या आप नेट पे भी सर्च कर सकते हैं, जिससे अभी आपकी हॉस्पिटल में पोस्टिंग लगेगी और आप रेस्पिरेटरी पेशेंट को देखेंगे आफ्टर सर्जरी, तो आप ये इंस्ट्रूमेंट आप ज़रूर उनके पास देखेंगे। इस इंस्ट्रूमेंट का ये फ़ायदा रहता है कि जैसे पेशेंट को डीप एक्सरसाइज करवाना है, डॉक्टर एडवाइस करते हैं कि स्पायरोमीटर का यूज़ करिए रेस्पिरेटरी एक्सरसाइज के लिए, तो वो ये इंस्ट्रूमेंट का यूज़ करते हैं। उसके बाद आफ्टर केयर देखिए। सबसे पहले हमने पेशेंट की एक्सरसाइज करवा दी, पेशेंट को एक्सरसाइज पेशेंट की हो गई है। उसके बाद हम पेशेंट की कंडीशन चेक करेंगे, उसको चेस्ट में पेन तो नहीं हो रहा है, उनसे पूछेंगे और फिर उसको कंफर्टेबल पोजीशन प्रोवाइड करवाएंगे। ये हमारा प्रोसीजर हो गया है। आपका ये यूनिट में है F1 में डीप ब्रीथिंग एंड कफिंग एक्सरसाइज प्रोसीजर। आप ये प्रोसीजर रीड आपकी जो F1 डेमो की बुक है, कॉपी है, उसमें आप लोग लिख लीजिए। हम आपको फिर लैब में जाके प्रोसीजर दिखा देंगे। बहुत इजी प्रोसीजर है, आप घर में भी कर सकते हो। आप सब लोग ये प्रोसीजर एक बार घर में प्रैक्टिस करना। एक बार क्या, आप ये हमारे लिए भी अच्छा होता है, आप इसको डेली भी कर सकते हैं। ये प्रोसीजर आप लोगों को मुझे लगता है कि समझ में आ गया होगा, आप इसको राइट डाउन कर लेगा। ओके, थैंक यू।